के साथ मनाया जाता है। रावण के पुतले का दहन करके लोगों को यह याद दिलाया जाता है कि अहंकार को खत्म करना कितना जरूरी है। राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए कि मणिपुर मामले में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही अहंकार से बचने की नसीहत दी थी जब वो बात कर रहे थे संसद के अंदर, जिसके बाद राहुल गांधी को निष्कासित करने की मांग उठाई गई थी। याद है ना आपको, जहां रावण की बात उन्होंने कही थी। हालांकि बीजेपी ने और मोदी ने हमेशा की तरह राहुल का मजाक ही उड़ाया है, लेकिन आज देखिए एक बार फिर राहुल गांधी की बात ही सच साबित हो रही है। मणिपुर पर मोदी फिर से घिर गए हैं और इस बार घेरेबंदी में आरएसएस भी शामिल है। राहुल गांधी नहीं, विपक्ष नहीं, बल्कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मोदी जी की घेराबंदी कर रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिर गए हैं, या कहें तो मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। ये घेराव या ये झटका एक तरफ से होता तो कोई बात होती, मोदी के बाहर निकलने का कोई और बचाव का कोई और दूसरा रास्ता सामने से नजर आ जाता है, मगर इस बार तो ऐसा लग रहा है कि अपने और विरोधी सभी मिलकर मोदी को घेर चुके हैं। एक अकेला सब पर भारी कहने वाले मोदी अब बाकी सब भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दशहरे पे आरएसएस के कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर की शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए मोदी सरकार ने काम नहीं किया। जी हां, आप इस बात को, इस लाइन को दोबारा सुन सकते हैं कि मणिपुर की शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए मोदी सरकार ने काम नहीं किया। भागवत ने इशारों में मोदी सरकार को याद दिलाया कि उसे वहां जाना चाहिए। साथ ही भागवत ने विदेशी ताकतों का हाथ इस अशांति के पीछे होने की बात भी कही है, जिससे साफ है कि मोहन भागवत मोदी सरकार को नाकाम कह रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोहन भागवत ने मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे का भाषण में जिक्र कर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब तक जो सवाल इंडिया के दल उठा रहे थे, वही बात यहां मोहन भागवत ने भी कही है। इस बीच मिजोरम से भी मोदी को झटका लगा है। आपको बता दूं कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग है, यही 7 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की तैयारी के बीच सीएम जोरमथंगा ने साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। ये देखिए, जोरमथंगा कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए। यहां के सभी लोग इस विचार के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी कि मैं अपने अलग मंच पर रहूं। तो ये बात कह रहे हैं जोरमथंगा, जो सीएम हैं मणिपुर मिजोरम में और चुनावी मैदान में अब कूद चुके हैं। चुनाव सामने है, इनको भी अपना चेहरा बचाना है और ये अब प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं। वैसे आपको पता ही है दोस्तों कि विपक्षी नेता अगर पीएम के साथ मंच साझा करने से इनकार करें तो यह अजीब बात नहीं है, लेकिन एनडीए में बीजेपी का सहयोगी दल अगर मोदी के साथ आने से इनकार कर दे तो फिर से यह मामूली बात नहीं कही जा सकती है। मिजोरम में बीजेपी की हालत पहले ही ठीक नहीं है, या कहें तो खराब है। राहुल ने अपने दौरे से कांग्रेस को काफी मजबूत कर दिया है। हम सब ने देखा कि राहुल गांधी 2 दिन मिजोरम में रहे और वहां उन्होंने अपनी बातें, अपनी विचार, ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिजोरम में 2 दिन की यात्रा की थी उन्होंने, रोड शो किए, वहां पर लालथन हवला के साथ में वो स्कूटर पर भी सवारी उन्होंने की, उनके साथ बैठकर वो मिजोरम की गलियों में घूमे और सेल्फी दी। तमाम आपने तस्वीरें राहुल गांधी की वहां देखी हैं। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी की हालत खराब नजर आ रही है। रोजाना बीजेपी नेताओं के इस्तीफे और बगावत के सिलसिले चल रहे हैं। ये तमाम विजुअल्स, तमाम वीडियो, तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यानी अब मोदी चुनावी राज्यों में भी घिर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये यहां तक कह दिया है कि माहौल हमारे पक्ष में है और हम सभी राज्य जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है कि माहौल हमारे पक्ष में है और हम सभी राज्य जीतेंगे। हम 5 वे 0, आज यही स्थिति है। हम 5
वे शून्य, आज यही स्थिति है। हम मतलब कि कांग्रेस पार्टी, वे मतलब बीजेपी शून्य, आज यही स्थिति है। तो चुनावी राज्यों में कमजोर हालत के बीच मोदी का घेराव बढ़ता जा रहा है। क्या मोदी इसका कोई तोड़ निकाल पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आज एक अंतराल के बाद प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। प्रमोद जी आपके स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और उधर रीवा से उस पूरे एरिया को, बघेलखंड जिसको कहते हैं, उस एरिया को कवर करते हुए हमारे साथी गजेंद्र इंगले जी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। आरएसएस का बयान और सीधा इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन मोदी पर, मोदी सरकार पर हमला, क्या यहां आरएसएस जो है वो चुनाव में जाने से पहले, यानी बीजेपी चुनाव में जाए उससे पहले बीजेपी के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, या मोदी सरकार को और मोदी जी को और बीजेपी को आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ कहेंगे इस टिप्पणी पे? देखिए राजीव जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियां एक स्पेसिफिक क्षेत्र को उन्होंने इंगित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मणिपुर के अंदर द्वेष पैदा किया और वहां झगड़े पैदा किए। इसका मतलब यह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि हमारी होम मिनिस्ट्री इतनी अकर्मण्य हो गई है कि विदेशी सीमाओं के पार लोग हमारे देश के अंदर, तो जो कहते हैं कि हमारी सीमाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं, आज मोहन भागवत जी ने उसको एक प्रकार से सामने ला दिया लोगों के, और यह भी बता दिया कि केंद्र सरकार वहां पे स्थिति को नियंत्रित अगर नहीं कर पा रही है, और 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं वहां घटी हैं, और जिसका एक प्रकार की पुष्टि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कर दिया। देखिए एनडीए के पार्टनर हैं ये, जो चीफ मिनिस्टर हैं एनडीए के पार्टनर हैं, और एनडीए के पार्टनर ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के साथ मंच में साझा करूंगा तो मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए कर्नाटका के अंदर भी वही स्थिति है। इसका मतलब यह है, जो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, जो भी एनडीए में जाने की कोशिश कर रहा है, उसके यहां विद्रोह पनप रहा है। सीएम इब्राहिम, जो कि एच.डी. देवेगौड़ा साहब के बहुत पुराने सहयोगी हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनकी सीएम इब्राहिम और देवेगौड़ा साहब के बीच में इतना मतभेद बढ़ गया है। आप देखिए पूरे देश के अंदर, और जो एक प्रकार से कहा खड़गे साहब ने 5-0, ये 5-0 ही केवल नहीं होगा, ये इतने अंदर की जीत होगी, क्योंकि सवाल जो है अब क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख का नहीं है। ये देश के उन 80-90% लोगों का है जो देश में एक मत चाहते हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो देश में मोहब्बत चाहते हैं, और वो 15-20% के बीच में ये संघर्ष है, जो 15-20% लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को विखंडित करना चाहते हैं। तो अभी तो देखिए शुरुआत है राजीव जी, धीरे धीरे आप स्थिति देखिएगा, बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी ये कहेंगे कि मोदी जी कृपा करके मेरे स्टेट में ना आए, क्योंकि मेरे स्टेट में अगर मोदी जी आएंगे तो इससे स्थिति हमारी पार्टी की खराब होगी। इसलिए जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हीं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए और केंद्रीय हस्तक्षेप कम हो, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका के अंदर जो केंद्रीय हस्तक्षेप है उसका हश्र हुआ है, उससे ये सभी राज्य स्तर के नेताओं को इस समझ में आ गया है, जितना ये लोग वहां जाएंगे इतना ज्यादा उनको नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तर के नेतृत्व के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो गया है कि जो ये घृणा और द्वेष की राजनीति 9.5 साल से चली थी, इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है, और उनके हित में यह है जितनी जल्दी इनसे अपना पीछा छुड़वा लें और जो अपना क्षेत्रीय स्तर पे जो प्रयास कर सके हैं करें, क्योंकि केंद्रीय हस्तक्षेप से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए जो ये शुरू हुआ है मिजोरम से और मणिपुर से, मुझे लगता है मोदी जी 30 अक्टूबर को मिजोरम शायद नहीं जाएंगे। उन्हें ये पता चल गया है, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, साउथ ही नहीं, नॉर्थ ही नहीं, वेस्ट नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़ा है। अब नफरत का इस देश में कोई स्थान नहीं।
जी बिल्कुल, नफरत का इस देश में कोई स्थान नहीं है। मोहब्बत का पैगाम जो है वो राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते रहे हैं। और आज देखिए विजयादशमी का दिन है और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरे देश में कई जगहों पर, और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रावण का दहन करने के लिए जो तीर और कमान लिए हुए देखिए और तीर छोड़ रहे हैं, और एक सिंबॉलिक कहा जाता है कि यहां से रावण का दहन होता है। और ये दिल्ली में, आप दिल्ली के द्वारका से ये सीन देख रहे हैं। खैर, लेकिन ये तस्वीरें क्या सिर्फ सिंबॉलिक ही रह जाती हैं? जब आप चुनावी मैदान में आते हैं तो परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती हुई दिखाई देती? जब आप राजपाट में जुटे रहते हैं तब क्यों नहीं परिस्थितियां बदली हुई नजर आती हैं? जो अभी स्वामी जी कह रहे थे, बहुत शानदार बातें यहां रख रहे थे आप। जरा इन्हीं बातों से इतर मणिपुर को लेकर के आज जब, और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस प्रमुख का आज भाषण होगा। उस भाषण में आज हो सकता है कि कुछ बातें होंगी, कुछ नसीहत भरी बातें होंगी और वही दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह दिखाई दे रही थी कि यहां मणिपुर को लेकर के आखिर आज मोहन भागवत को क्यों बोलना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रोफेसर रविकांत जी, आखिर मणिपुर को लेकर मोहन भागवत को क्यों बोलना पड़ा? स्वामी जी कह रहे हैं कि मिजोरम को देख लीजिएगा कि नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हो सकता है जो स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोहन भागवत मणिपुर को लेकर क्यों बोल रहे हैं? मोहन भागवत इशारों इशारों में मोदी जी को और मोदी सरकार को क्यों घसीट रहे हैं, घेर रहे हैं? भाई ये तो उनकी सरकार है, लेकिन उनको क्या जरूरत आन पड़ी यहां पे कि आज अपनी सरकार पर ये बातें करें? या यहां भी कोई इसके पीछे पॉलिटिक्स है जो जनता को समझनी चाहिए? प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हुआ करते थे। उन्होंने जो वादे किए लोगों से, उन वादों को लेकर के लोग बहुत मुतमईन थे और मोदी जी को उन्होंने छप्पर फाड़ करके पूरा मैंडेट दिया। लेकिन इन 9 साल में उस समूचे भारत को, उन लोगों को यह समझ में आ गया है कि मोदी जी केवल छोड़ते ही अच्छा है। वो अभी जो आपने दिखाया था ना, तीर जो छोड़ा जा रहा था, फेंकते बहुत अच्छा है। लेकिन यहां फेंक भी नहीं पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए जरा, उन्हें देखिए, ये देखिए तीर वो नहीं खींच पा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा आज की तारीख में। हाथ में ये जो कंपन है ये आखिर क्यों है प्रोफेसर रविकांत? दरअसल सामने जो है जिस पर तीर छोड़ना है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि महाशय आप ही हैं, कोई और नहीं है। जो सांप्रदायिक हिंसा, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, इस देश में जो विद्वेष है, मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, सरेआम पिटाई की जा रही है लोगों की, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी उनको संरक्षण दिए हुए थे। 750 किसानों की शहादत हो गई और मोदी जी खामोश थे। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ ही नहीं की, भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी, मोदी जी खामोश थे। कोरोना काल में क्या हुआ? लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मोदी जी खामोश थे। उसी नोटबंदी में लोग लाइन में लग करके मर गए, मोदी जी खामोश थे। तो असल में रावण किस बात का प्रतीक है? बुराई का। रावण प्रतीक है विध्वंस का, रावण प्रतीक है बेईमानी का, छल का, झूठ का, कपट का। तो अब मोदी जी के सामने मैंने कहा ना कि उल्टा करके आईना रख दिया है लोगों ने, तो बेचारे वो हाथ चलेंगे कैसे? 9 साल में तो उनको समझ में आने लगा होगा। और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मोदी जी को एहसास नहीं होता होगा। बेचारे अकेले आदमी हैं। जब शाम को तमाम सभाओं से घर लौट करके आते होंगे तो थोड़ा बहुत उन्हें होश रहता होगा, थोड़ा चिंतन करते होंगे, तो जाहिर तौर पर उनके अपने वो वादे याद आते होंगे कि हमने देश को क्या सपना दिखाया था, हमने देश के लोगों से क्या वादे किए थे और हम क्या से क्या हो गए जी। तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कितना भी आप उसके ऊपर पाप
छद्म, झूठ का कितना भी आप उस पर लेबल चढ़ा दें, लेकिन वो कभी ना कभी तो 24 घंटे में एक बार तो जागृत होती ही। तो वो जो मलाल रहता होगा मोदी जी को, तो कभी कभी कांपते भी होंगे, और इसलिए वो हाथ कांप रहे। और आज तो चारों तरफ से आलोचना हो रही है। संघ ने भी उनको आईना दिखा दिया है कि क्या हुआ मणिपुर में। वो वजह है कि अब लोग जाग गए। जो मोहन भागवत ने कहा ना कि जो अपने आप को कहते हैं कि जागृत है, ये जागृत लोगों पर काहे वो परेशान है मोहन भागवत, कि लोग जाग गए हैं कि जो 9 साल से चल रहा है वो केवल और केवल नफरत, विद्वेष, हिंसा, झूठ और फरेब है। विकास के नाम पर वो विनाश का पूरा तांडव है। और इसलिए आरएसएस भी व्याकुल है और मोदी जी तो कांप ही रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, आरएसएस व्याकुल है और मोदी जी कांप रहे हैं। लेकिन धरातल पे क्या कुछ चल रहा है? आरएसएस की बात हम कर रहे हैं और आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख जो हैं वो भाषण देते हैं और भाषण में हमेशा हिंदू राष्ट्र और तमाम बातें करते हैं। वो भी आज भी वो तमाम बातें कर तो रहे थे, लेकिन साथ साथ आखिर उनको मणिपुर की चिंता क्यों हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। और जब मणिपुर की चिंता कर रहे थे तो वो अपनी ही सरकार को घेर रहे थे, नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे, उनकी सरकार को घेर रहे थे। और आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पे, क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में, क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, इन तमाम राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, चुनाव की परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, ये सब हम जान रहे हैं। हमारे साथ उधर रीवा से जुड़े हुए हैं हमारे साथी गजेंद्र इंगले जी। गजेंद्र इंगले जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं। और अच्छा, पीछे गजेंद्र इंगले जी के ठीक पीछे रावण का दहन हो रहा है। वो जो लाइटिंग्स आप देख रहे हैं वो रावण दहन का है। और गजेंद्र इंगले चाह रहे हैं कि पहले रावण का दहन हो जाए क्योंकि आवाज काफी है, पटाखों की आवाज है, उस शोर में शायद इनकी आवाज हम ना सुन पाए, इसलिए तो वो रोक रहे हैं। तो चलिए ठीक है, पहले रावण का पूरी तरह से दहन हो जाए। और ये बात हमारे तमाम आप 6 साथी और उसके अलावा जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सब वही चाहेंगे कि रावण का पूरी तरह से दहन हो जाए और अगले साल दहन ना करना पड़े। ये बार बार क्यों दहन करना पड़ता है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आना चाहता हूं जब तक उधर रावण का दहन हो जाए, क्योंकि गजेंद्र इंगले जी के पीछे लाइटिंग्स देखिए शानदार, अलग अलग कलर में लाइटिंग्स। और लेकिन हर बार एक नया रावण क्यों इकट्ठा हो जाता है, एक नया रावण कैसे पैदा हो जाता है, यह भी बड़ा सवाल है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आज हमारे 2 साथी हैं छत्तीसगढ़ से। प्रमोद अग्रवाल जी, जरा आपसे समझो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों हिंदी पट्टी, और तीनों हिंदी पट्टी में कांग्रेस की क्या हालत है? छत्तीसगढ़ से शुरुआत अगर करें तो छत्तीसगढ़ का तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहां वहां पे अब कितनी सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं कांग्रेस की, ये हम देखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की खबरें भी आपके पास होंगी, जरा बताइए। जब तक उधर रावण का पूरी तरह से दहन ना हो जाए तब तक हम रीवा नहीं चलेंगे। लेकिन इधर आप चूंकि छत्तीसगढ़ में, प्लीज बताइए क्या कुछ आप देख रहे हैं। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट संगठन कहा जाता है। जब ग्रास रूट संगठन के सबसे बड़े व्यक्ति को पता चल गया है कि ग्रास रूट की स्थिति क्या है, वो ही स्थिति पूरे देश में है। मैं छत्तीसगढ़ से शुरू करता हूं और अपने ही जिले से शुरू करता हूं। हमारे यहाँ मोतीलाल वोरा बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी एक सीट है दुर्ग, जहां से जिस जिले से राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं। उस सीट पर संघ के प्रांतीय संघचालक बिसरा राम यादव के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। उस सीट पर वे एक ऐसे सांसद का फोटो पॉम्पलेट पर लगाकर जनता से वोट मांग रहे हैं जिसे बीजेपी ने आज से करीब 15 साल पहले निष्कासित कर दिया था अपनी पार्टी से जी। और उन पर यह आरोप लगाए गए थे कि वो पार्टी के साथ भीतरघात कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगा करके उनको निष्कासित किया गया था और उसके बाद से उनको बुरी तरह चुनाव में पराजित भी कराया गया था। आज उन्हीं का पोस्टर लगा करके आपको वोट मांगना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप
आपके नेताओं की, जो वर्तमान में आपके नेता हैं, उनकी स्थिति यह है कि अब आप उनका पोस्टर भी नहीं लगा पा रहे हैं, अपने बैनर पोस्टर, उनका चित्र नहीं लगा पा रहे हैं कि उनके नाम पर वोट मांग ले। एक ऐसे आदमी का चित्र लगा रहे हैं जिसको आपने निष्कासित कर दिया था अपनी पार्टी से। तो मोहन भागवत की चिंता वही है, ऊपर लेवल पर भी वही है और नीचे लेवल पर भी वही है। अशांति आपने फैलाई है और अब आपको ही अशांति से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अशांति के दम पर फैलाई गई नफरत अब प्रेम के मुकाबले छोटी पड़ रही है। भगवान की कृपा है कि दशहरे के दिन आपको यह सबक मिल रहा है कि प्रेम नफरत से बड़ा होता है, सत्य असत्य से बड़ा होता है, अहंकार नम्रता। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। से हमेशा छोटा होता है और हमेशा हारता है। इसलिए इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आपकी स्थिति आने वाले 6 महीने में क्या होने वाली है। रही बात, आपने मुझसे पूछा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो जब पूरे देश की यही स्थिति है राजीव जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है इस बात का कि एक बार जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए थे और पहला चुनाव हुआ था 2003 का, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 39 सीटें मिल गई थी 90 में से, और मध्य प्रदेश में 230 में से 36 ही सीटें जीत पाई थी कांग्रेस। इतना ज्यादा विरोध था कांग्रेस की सरकार। लगभग तो वही स्थिति मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज सिंह सरकार की। इस बार हो सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग बराबर की सीटें पाए भारतीय जनता पार्टी, और दोनों जगह इतना बड़ा बहुमत है कांग्रेस के हाथ में जिसकी उन्होंने शायद कल्पना फिर से ना की हो। राजस्थान मेरे हिसाब से फिर से मिजाज बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। गहलोत साहब ने एक नया मंत्र जो दिया है विकास का वहां पर, उसके कारण उनकी फिजा बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस बार वहां पर जो परंपरा है कि एक बार सरकार, हर बार सरकार बदलनी है, वो परंपरा इस बार कायम रह पाएगी। जैसा कि दिख रहा है बीजेपी के अंदर खाने में जितना असंतोष है, जिस कदर नेता आपस में लड़ रहे हैं, उतना असंतोष तो 70 साल में कांग्रेस में भी कभी नहीं दिखा, जो इन्होंने 9.5 साल में पनपाया है अपने अंदर। इसलिए सारे बड़े लोगों को जिन्होंने चिंता की हुई है, दल की चिंता है, जिनको पदों की चिंता है, जिनको इस सरकार की बदनीति और नफरत की चिंता है, वो सभी चिंतित हैं कि ये सरकार बचाई कैसे जाए। और मेरा मानना है कि जो खड़गे साहब कह रहे हैं 5-0 तो रखा हुआ है, 5-0 तो रखा हुआ है, पूरा का पूरा 100 का 100, मतलब पूरे केंद्र और 29 राज्य। मुझे तो वह फिर से कोई स्थिति जो 84 में बनी थी वही बनती नजर आ रही है। आने वाला कल प्रेम की गंगा में बह रहा है, प्रेम की गंगा बह रही है और नफरत हार रही है। इस दशहरे पर यही संदेश है। लेकिन गंगा की आप बात कर रहे हैं तो गंगा पुत्र को याद क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गंगा पुत्र को कहां भेज रहे हैं? गंगा पुत्र उसी क्रूज की तरह डूब गया है जो क्रूज अभी बीच में गंगा जी में चलाया गया था। गंगा पुत्र यहां आए थे बताने के लिए छत्तीसगढ़ में, तो उनको जवाब भी मिल गया था छत्तीसगढ़ से कि जहां 2500 रुपए का धान वो लेते हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया था कि उसका पैसा केंद्र देता है। और जब से उनसे यह पूछा गया कि वाराणसी में 1400 रुपए में धान क्यों बिकता है, तब से उनके मुंह से जबान नहीं निकली है। तो उस गंगा पुत्र का जितना गंगा का तिलिस्म था वो सारा गंगा में ही डूबेगा, ये तय है। और जिस यूपी में वो बात कर रहे हैं, उस यूपी की आज की एक बात बताता हूं। वो इजराइल और कहां की बातें करते हैं। उस यूपी के कानपुर में थैलीसीमिया के मरीजों को 140 मरीजों को HIV का ब्लड चढ़ाया गया है आज लाला लाजपत राय अस्पताल में, जिसमें 14 बच्चे हैं। उसका ध्यान किसी को नहीं है, ना मीडिया को है, ना राजनीतिज्ञों को है, ना ये देश चलाने वाले लोगों को है। हमारी जनता को किस तरह ये मार रहे हैं, भूख से, प्यास से और इस तरह के उपचार से, ये सारी दुनिया देख रही है। हमारे यहाँ के
वो उन पीड़ित बच्चों का क्या होगा, उन 14 बच्चों का जिनको HIV का संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, उसको देखने की फिक्र नहीं है। यही फिक्र खाई जा रही है आरएसएस को कि जहां जहां अशांति है वहां वहां आप हैं, जहां जहां शांति है वहां सारे दूसरे लोग हैं। और यही चिंता सहयोगियों को भी खाई जा रही है कि इनके इस अशांति के साथ बैठेंगे तो अपना घर फूंक कर ही तमाशा देखना है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं। अगर आवाज पीछे से चली गई हो, डीजे की आवाज पीछे, और साथ में रावण का दहन, गजेंद्र इंगले साहब, गजेंद्र इंगले जी, क्या आवाज हमारी आ रही है और पीछे कैसी आवाज है? अगर अब गाना बजाना, डीजे और रावण का दहन हो गया हो तो फिर आपके पास आऊं। जी, एक्चुअली ये माता निकल रही है अभी। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं फिर आप तक आने से पहले, क्योंकि उधर गाना अगर चले तो फिर उसमें कॉपीराइट का भी चक्कर हो जाता है। तुरंत कोई गाना पीछे से बजे और तो हम लोग एक कॉपीराइट झेलते हैं, क्योंकि आपने ये गाना बजा दिया। भाई साहब, हम नहीं बजाते हैं, सड़क पे चलते चलते कोई बजा देता है तो क्या करें हम। खैर, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूं। रावण के दहन की बात हो रही है और जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं गजेंद्र इंगले जी से, क्योंकि आज ये लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करके दोबारा, कल भी रीवा में थे और रीवा चूंकि मुख्यालय के रूप में वहां माना जाता है, वहां आज फिर पहुंच चुके हैं। तो 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान इन्होंने क्या कुछ पाया है, देखा है, ये समझेंगे इनसे, गजेंद्र इंगले से। और मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो किस दिशा में अब जा रहा है ये भी समझेंगे। लेकिन जब यहां हम एक बयान की बात कर रहे हैं, आरएसएस को आखिर यहां ये बयान क्यों देना पड़ा इस चुनाव के दौरान? क्या ये एक सही समय था जब आरएसएस प्रमुख को यह कहना पड़ा कि मोदी सरकार मणिपुर के मामले पर गलती कर बैठी है? ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पूरे जीवन काल में इतना कमजोर कभी भी नहीं रहा जितना आज हमें दिखाई दे रहा है। लगता तो ऐसा है, और ऐसा कहा भी जाता था कि ये रिमोट कंट्रोल जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, या उसके पहले जनसंघ का, या इसके तमाम बाकी जो हिंदूवादी संगठन है, इसका जो अल्टीमेट रिमोट है वो रहता था किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास। नागपुर के केशव कुंज से इसका संचालन होता था। लेकिन मोदी जी का कमाल ये है कि इन्होंने जब से आने के बाद एक एक करके सारे संगठनों को अपने अंदर ले लिया, और अब तो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस की मोदी साहब पर भी कुछ चलती है। ये जो सवाल इन्होंने उठाया है मणिपुर वाला, मणिपुर का सवाल ये है कि आपको क्या नहीं पता था? खुद मैं मोहन भागवत जी से जानना चाहता हूं, क्या आपको आज ही के दिन पता चला कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है? क्या ये मई महीने से सबके सामने बातें आनी शुरू हो गई थी? उस समय आप ये क्यों नहीं कह सके मोदी जी को, या उस समय क्यों नहीं कह सके आप शाह साहब को? आप अभी आज कह रहे हैं अमित शाह जी को कि आप गृह मंत्री हैं, वहां जाइए, वहां बैठिए, और सारे मंत्रियों को भी जाकर वहां पर बैठना चाहिए। क्या खुद आरएसएस के लोग वहां गए? असली बात यह है कि जितना भी ये वहां पर मणिपुर में जो कुछ हुआ है, विभाजन हुआ है दो समुदायों के बीच में, इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने का चक्कर जो था वो तमाम हिंदूवादी संगठन ही उठा रहे थे। इसका मैं आपको बताऊं, जितने गंभीरता से आज बात कर रहे हैं मोहन भागवत साहब, असली बात यह है कि लोगों ने इसका, इनके लोगों ने या इनकी विचारधारा के लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया है। भरपूर आनंद, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये बात तो खुद मोहन भागवत साहब क्यों नहीं चले गए वहां पे? क्या ये देश उनका नहीं है? क्या मणिपुर उनका नहीं है? अगर आप कहते हैं कि वहां पे मैतेई कुकी सब हमारे हैं, तो आपको भी जाना चाहिए था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हमेशा कहते रहते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग है। कार्यकर्ता के रूप में आप जाइए। आपका ये भी दावा रहा है कि बहुत जगह जहां जहां संकट आता है वहां आरएसएस के लोग वहां पर खड़े रहते हैं। आपको याद होगा इन्होंने एक बार यह तक कहा था कि भारतीय सेना जहां पर 3 महीने में पहुंचते हैं वहां हमारे कार्यकर्ता 3 दिनों में पहुंच जाते हैं। तो मणिपुर था कितना दूर आपके लिए? और वैसे भी उत्तर पूर्व में भी पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो है वो काम होता रहा है। दूसरी बात, आपकी सरकार, आपकी मतलब मोदी जी की सरकार तो ये दावा करती रही थी कि नोटबंदी के बाद तमाम तरह के आतंकवादियों, चरमपंथियों, अलगाववादियों की कमर टूट गई है, और 56 इंच का सीना है। तो 56 इंच का सीना रहते रहते बाहर विदेशी ताकतें घुस कैसे गई आपके अंदर? आपके देश के अंदर तक चली आ रही हैं। वहां इतना बड़ा उन्होंने उपद्रव मचा दिया,
इतना बड़ा दंगा करा दिया, तो आपकी सरकार कहां है? अगर अगर इनकी बात को सही माना जाए तो आपको एक शब्द में यह कहना चाहिए था, मोदी जी आप पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं, आप जो है आप गद्दी को छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मोहन भागवत साहब और आरएसएस को अपनी उपस्थिति को दर्शाना रहता है। मैं आपको पिछली 5-6 छोटी छोटी बातें बताता हूं। आरक्षण को लेके इनकी आइडियोलॉजी ये रही है, इनके कार्यकर्ताओं की हमेशा से, कि आरक्षण देश में नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने कहा कि जब तक भारत में, हमारे समाज में असमानता जारी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। ये तो उनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। अभी तक इतने सालों से इसकी आलोचना करते रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय 75 साल पूरे हुए थे आजादी के, उस समय एक बहुत बड़ा इंटरव्यू इनका एक अखबार में छपा था। उसमें इन्होंने गांधी जी की तारीफ की, इसमें इन्होंने नेहरू की तारीफ की, इसमें कांग्रेस को एक देशभक्त संगठन बनाया। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं, आपके आइडियोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं, वो तो हमेशा इन बातों के ठीक विपरीत व्यवहार भी करते रहे हैं और विचार भी जाहिर करते रहे हैं। अगर मोहन भागवत वाकई कहते हैं कि आपकी सरकार नाकाम हुई है, अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी अपनी सरकार है, तो आपको सीधे सीधे मोदी जी को कहना चाहिए, मोदी जी आप असफल हो चुके हैं, आप तत्काल इस्तीफा दीजिए, हम अपनी ओर से कोई दूसरा प्रधानमंत्री आपको करके देते हैं जो आपसे कहीं अधिक सक्षम होगा, कहीं कार्यकुशल होगा। मुझे लगता है कि बार बार इस तरीके की बातें करके अब इसी कारण से अब आरएसएस के बयानों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। आप याद कीजिए, बहुत लंबे समय तक विजयादशमी का जो इनका जो भाषण हुआ करता था सरसंघ चालक का, संघ प्रमुख का, उसका सारा देश इंतजार करता था। बड़े बड़े लोग भी इनके कार्यक्रमों में जाते थे, यहां तक कि विपरीत विचारधारा के लोग भी गए हैं उसमें। अरुण शौरी जैसा व्यक्ति गया है, मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलती ना हो तो कुछ कांग्रेस के लोग, आइडियोलॉजी से जुड़े लोग भी गए हैं। लेकिन अब इनका कोई इंतजार इसलिए नहीं करता कि कोई गंभीर बातें करेंगे। मैं तो कम से कम इनकी इस बात के लिए इंतजार करता हूं विजयादशमी के भाषण के दिन, ये क्या हास्यास्पद बात करते हैं। और आज भी वैसे हुआ, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि इन्होंने मुझे निराश नहीं किया। पिछले कुछ लंबे समय से मोदी जी के आविर्भाव के बाद आप देखिए आरएसएस के जो बयान है, या तो ठीक ठाक आते नहीं है, और आते जो है वो हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। आप 6 महीने के बाद कह रहे हैं कि वहां स्थिति बहुत खराब है, तो आपको किसने रोका था? क्या कोई आप मुहूर्त देख रहे थे कि विजयादशमी या गुरु दक्षिणा के दिन, गुरु दक्षिणा वाला जो दिन होता है, बुद्ध पूर्णिमा शायद, क्या वही 2 दिन है आपके बोलने के लिए? आपको पहले कहना चाहिए था। ये देश जो है, लेकिन असली बात यह है वहां पर मरने वाले जो थे वो गैर हिंदू थे, इसलिए इसके बारे में लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। मुझे ऐसा लगता है केवल अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए कि हाँ हम भी हैं। वरना आप याद कीजिए पिछले समय प्रधानमंत्री मोदी नागपुर केशव कुंज में कब गए थे, आरएसएस के मुख्यालय में कब गए थे? कम से कम मुझे तो याद नहीं पड़ता, जबकि पुराने समय में हर प्रधानमंत्री को जाना पड़ता था, वहां जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब वो चीज खत्म है, आरएसएस को कमजोर कर दिया है खुद मोदी ने, ये बात आज सामने आ गई है। राजीव जी। जी बिल्कुल, आरएसएस को मोदी जी ने कमजोर कर दिया है और यह बात सामने आ चुकी है। एक बार आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं, और हमारे साथी उधर गजेंद्र इंगले जी, उधर पीछे जो डीजे और गाना बजाना सब चल रहा है उसके बंद होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पास भी आता हूं। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बातें यहां हो रही हैं चुनावी मौसम में, और जो इधर मोदी जी को झटके वाली बात हम लिख भी रहे हैं, इस झटके को कैसे देखा जाए? क्या 5 राज्यों के चुनाव जो सामने हैं, ये इसकी खबर और खासकर इसके रिजल्ट की बात कहीं ना कहीं मोहन भागवत साहब को या आरएसएस को समझ में आ गई है कि 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को बीजेपी सरेंडर करने वाली है? अगर ऐसा है तभी इस ढंग की बातें आ रही हैं, या जो गलती बीजेपी ने की, मोदी सरकार ने की, मणिपुर पर अभी तक मोदी जी न गए, न बात कही, न वहां पर एक बार जाते हैं अमित शाह जी 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर वो भी उधर नहीं झांकते हैं। मणिपुर की बात नहीं होती, लेकिन इजराइल की बात खूब होती है। यहां के पत्रकार जितने भी हैं उसमें से मैक्सिमम वो इजराइल पहुंच जाते हैं। इजराइल में यहूदियों को यादवों से जोड़ने की बात होती है। बहुत कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं होता। मणिपुर नहीं जाते हैं। तो ये जो मसला है, ये क्या जानबूझ करके अभी उठाया गया है? क्या मणिपुर के मामले को सामने लाकर यह बताने की कोशिश कि 3 तारीख को अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया तो उसका कारण अभी से समझ लो कि यह कारण है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में दशहरा आज नहीं मना है, दशहरा मनेगा 3 दिसंबर को।
और दशहरा मनेगा मई 2024 को, जब वध होगा रावण का, मेघनाद का और कुंभकर्ण का। देखिए, जब असत्य का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म जीतेगा, सत्य जीतेगा, प्रेम जीतेगा और मोहब्बत जीतेगी। देखिए, वास्तविकता यह है, 2-3 घटनाओं को सुनिए आप, जरा देखिए कैसे खबरों को दबाया जाता है और जनता तक वो खबरें पहुंचने नहीं दी जाती। सीए एनआरसी पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया कि पाकिस्तान से, दूसरे देशों से हिंदुओं को लाया जाएगा, सिखों को लाया जाएगा, मुसलमानों को नहीं लाया जाएगा। आपको पता होगा, लेकिन देश के दर्शकों को पता नहीं है, देश की जनता को नहीं पता है। लालचंद्र माहेश्वरी नाम का एक परिवार जो कि पाकिस्तान से आया और गुजरात में सेटल हुआ, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते हुए न केवल वो गिरफ्तार हुआ, उसका पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब यह है कि केवल हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, उनको प्रताड़ित करना और लालचंद माहेश्वरी जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं को जो मेरे देश के अंदर भेद लेके पाकिस्तान को भेजते हैं, केवल उनको केवल प्रश्रय हिंदुस्तान में इसलिए देना कि वो हिंदू हैं, कितनी गलत चीज है। दूसरी राजीव जी चीज देखिए, पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल का हंगर इंडेक्स का अगर आप कीर्तिमान देखेंगे, क्या देश की जनता को यह बात पता है? गोदी मीडिया को देखने वाली देश की जनता को क्या यह बात पता है? पिछले 5 साल से हंगर इंडेक्स में लगातार हम फिसल रहे हैं और हमारी स्थिति पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से भी बदतर है। हम नीचे गिर रहे हैं। मेरे भारतवर्ष के गरीब लोग का शोषण हो रहा है। जीएसटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं पे टैक्स लगा के उनके जेब से पैसे को निकाला जा रहा है और ये सारा का सारा पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को दिया जा रहा है। देखिए कितने कंट्रडिक्शन है। देखिए ये बात हो रही है देश की अंदरूनी। विदेश नीति की बात कीजिए। विदेश नीति में मोदी जी इजराइल का समर्थन करते हैं और पैलेस्टाइन को आर्थिक मदद करते हैं। हमारे यहां दवाइयां भेजी जा रही हैं जो पैलेस्टीनियंस के लिए भेजी जा रही हैं और समर्थन इजराइल का करते हैं। देश का विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए विडंबना देखिए, विरोधाभास देखिए, कंफ्यूजन देखिए, कंट्रडिक्शन देखिए। तो मैं तो राजीव जी वास्तविकता में आज दशहरा हमने मना लिया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे दी, प्रेम संदेश दे दिए, खुशी मना ली, लेकिन मैं तो खुशी उस दिन मनाऊंगा और जो देखिए रावण मेघनाद जो वध करेगा वो मेरा राम होगा। पुरातन काल में भगवान राम ने रावण का वध किया था, वे मेघनाद का वध किया था, इसलिए वो पुरातन काल के राम थे। इस कलयुग में जो भी वध करेगा और जिस भी प्रदेश में वध करेगा और जितनी अच्छी तरह से वध करेगा वो मेरे राम होंगे। क्यों दशहरा मनाया जाएगा 3 दिसंबर को मनाया जाएगा और मई 2024 को मनाया जाएगा, क्योंकि मैं अपने प्यारे भारतवर्ष को, अपनी भारत माता को धर्म और जाति में विभाजित होते हुए इस जहर से मैं परेशान हूं। मेरा शिक्षक मंग दुखी है और इस जहर को मैं खत्म करना चाहता हूं। यहां प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, गोमती बहनी चाहिए, नर्मदा बहनी चाहिए और एक का ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र के, हर भाषा बोलने वाले, हर खाना, हर प्रकार का भोजन पदार्थ ग्रहण करने वाले प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ना कोई कुकी होगा, ना कोई मैती होगा, ना मिजो होगा, ना नागा होगा, ना तमिल होगा, ना तेलुगु होगा। मेरा धर्म और जात केवल हिंदुस्तानी होगा, मैं केवल भारतीय होऊंगा और किसी मुसलमान, दलित, आदिवासियों पे अगर कोई अत्याचार हुआ तो ये वृद्ध जो शिक्षक है उनके बीच में आ जाएगा, किसी पे हाथ नहीं उठाने देंगे। और मैं मानता हूं जब ये रावण युग खत्म होगा उसके बाद देश में प्रेम और समभाव और सद्भाव पूरे देश में दिखाई पड़ेगा, विश्व में मानेगा यही भारतवर्ष है जिसको वो हमेशा से गांधी युग से देखते आए हैं और यही भारतवर्ष विश्व फिर दोबारा देखेगा जो 9 साल से वो देखने से वंचित रह गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 9 साल की बात, 9 साढ़े 9 साल में मोदी सरकार क्या अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को आगे बढ़ा पाई है,
ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इस देश में एकता की जो गांठ थी वो मजबूत हुई है या ढीली हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। यहां इसका जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सब तमाम साथी अच्छी तरह से जानते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि आखिर मोहन भागवत को क्यों बोलना पड़ा, मणिपुर का नाम क्यों लेना पड़ा। सवाल यह है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 5-0, 5 हम जीतेंगे और 0 वो, इसमें कितना दम है। और ग्राउंड पे हमारे साथी गजेंद्र इंगले जी हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन उनसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी कि कैसे देखते हैं। दो बातें यहां आ रही हैं, एक मोहन भागवत की बात और दूसरी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। और राहुल गांधी ये बात एक बार नहीं 3-3 बार कह चुके हैं 5-0, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी 5-0 की बात कह रहे हैं। तो जो यहां 5-0 की बात आती है तो उधर मोहन भागवत को मणिपुर याद आता है, यह माना जाए। और अगर मणिपुर याद आता है तो फिर यह बात जैसे कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी और तमाम हमारे साथी कि आखिर यह बात पहले क्यों नहीं याद आई। आपने मणिपुर पे अभी तक कोई बात क्यों नहीं की, जहां वहां महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा था, वहां कुकी मैतेई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो वार जोन बना दिया गया, इसकी बात क्यों नहीं। आप यहां की बात नहीं करते हैं, लेकिन फट से तुरंत आप इजराइल की चर्चा करने लगते हैं, आप उस पर अपनी बात रख देते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो खोजने की कोशिश करेंगे ना अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पे राजीव जी, और आप देखिए मुझको याद पड़ता है कि जब मणिपुर ज्यादा तेज जल रहा था उस समय आदिवासियों के संगठनों का एक बयान आया था, उसमें कहा था कि आरएसएस के लोग जो हैं वो इस हिंसा के पीछे हैं। तो अब ये है कि नहीं, ये तो जिनका बयान था वो जाने और मोहन भागवत जी जाने हैं कि नहीं। हालांकि वो अपने स्वयं सेवकों की आज बहुत बड़ाई कर रहे थे अपने भाषण में कि उनके स्वयं सेवकों ने वहाँ अपनी जान हथेली पे रख के बहुत सारा काम किया है। तो अगर उनके स्वयं सेवकों ने वहाँ काम किया है मणिपुर में, तो फिर मणिपुर की स्थितियां ऐसी क्यों है। मुझे लगता है कि राजीव जी संघ और भाजपा के बीच में या संघ और मोदी जी के बीच में अब लकीर जो है वो लंबी खिंच चुकी है। मोदी जी अपने तरीके से संघ को उसकी बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा हैसियत बता रहे हैं, और संघ जो है वो मोदी जी को अपने तरीके से मोदी जी की हैसियत बताना चाहता है। फिलहाल परिस्थितियां ये है कि मोदी जी शायद संघ से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए भागवत जी जो है वो मोदी जी का सीधा सीधा नाम लेने से बचते हुए दिखाई दिए। आज जब वो मणिपुर की उन्होंने बात की तो अमित शाह जी के लिए तो कहा गया कि वो जाएं और जाकर के बैठे वहां मणिपुर में। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाएं? जब आप उपदेश दे ही रहे हैं और गृह मंत्री को आप उपदेश दे रहे हैं तो थोड़ा प्रधानमंत्री को भी उपदेश दे देते, या प्रधानमंत्री ने आपके उपदेश सुनना बंद कर दिए हैं तो फिर कहें स्वयं मतलब संघ प्रमुख की प्रधानमंत्री उनके उपदेश नहीं सुनते हैं, प्रधानमंत्री शाखा में अब नहीं जाते हैं, और प्रधानमंत्री भी कहे कि अब वो प्रधान स्वयंसेवक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दूरियां जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, और एक तरीके से मोहन भागवत ने आज जो प्रहार किए राजीव जी, वो तो पूरी जो मोदी जी की नीति है, मोदी जी की जो नारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नारे हैं, उनकी हवा निकाली है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, और जाने क्या क्या एक देश और एक सब कुछ कहते हैं। भागवत जी कह रहे थे ये देश विविधतापूर्ण है, विविधता से बना हुआ है, एक रंग नहीं थोपा जा सकता है। तो यानी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का नारा मोदी जी दे रहे थे, भागवत जी ने सीधा सीधा उसमें प्रहार कर दिया। और सबसे बड़ा प्रहार तो जो है भागवत जी ने ये साफ साफ कह दिया, एक तरीके से उनकी बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जाए कि देश जो है वो असुरक्षित हाथों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 साल से रहते हुए बाहरी ताकतें जो है भारत के अंदर घुसाई हैं, वो यहाँ तोड़फोड़ कर रही हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। जो उनका कहना था उसके बिटवीन द लाइन्स यही पढ़ा जा सकता है कि मोहन भागवत जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो अब ये उनके दोनों के बीच का मसला है कि कौन चीज कहना चाहता है, वरना प्रधानमंत्री खुल के जवाब दे भागवत जी के बयान पे जो कहा गया है उसपे, नहीं भागवत जी की बातें गलत है, देश सुरक्षित हाथों में, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये उनका खैर मसला है। लेकिन जो सबसे बड़ा ये है कि चुनावी मौसम है, और जिस तरीके से सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है राजीव जी, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उसके बीच में अगर मोहन भागवत के इस तरीके के बयान आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और परेशानी पैदा करने वाले हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कहा यह जा रहा है कि उस संघ के कई काफी नजदीकी लोग थे, कई ये का जो पत्ता काट दिया गया है और मोदी जी ने उनको इनकी हैसियत बताने की कोशिश की है। तो ये जो मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही है। तो आप जो कह रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि खड़गे साहब अब चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो अपना दावा करेंगे और मोदी जी को भी दावा करना चाहिए, वो भी 5 राज्य जीत रहे, दावा करने में क्या दिक्कत है भाई? वो तो पहले भी कहते रहे हैं 300 की सीटें होती हैं, 350 पार का नारा लगाते रहते हैं, तो 300 सीटों में 350 पार, तो मोदी जी भी ऐसा नारा लगा सकते हैं 5 नहीं, हम तो 6 राज्य जीतने जा रहे हैं, चुनाव भले ही 5 में हो रहा हो, तो मोदी जी भी कहें। लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे जो बात कह रहे हैं वो अब जीतने की बात हो जाएगी, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, और मिजोरम के मुख्यमंत्री का बयान कि वो मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, ये साफ इशारा कर रहा है कि मिजोरम से भी भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं। जी राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मिजोरम के। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ये बात मैं अपनी शुरुआत प्रस्तावना में रख भी रहा था कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन मैं उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। एक तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ यहां मोहन भागवत, तीसरी तरफ धरातल पे जो कुछ चल रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि इन 5 राज्यों में क्या कुछ होने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहां यही है कि क्या चुनावी मौसम में मोदी जी को झटके पे झटका लग रहा है। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और जोरमथंगा हो चाहे इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं उस बात में, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा चेहरा है जो 300 की जगह पे 300 सीटें होंगी और 350 जीत रहे हैं ये नहीं कहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव हैं और 6 राज्य नहीं कहेंगे। वो अगर 4 जीत रहे हैं तो 4 ही कहेंगे, जैसे राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा था कि राजस्थान में अभी टफ फाइट है। तो ये ईमानदारी है कांग्रेस के कुछ नेताओं में। आप इस ईमानदारी को, और साथ साथ जो यहां मोहन भागवत की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हिंदी बेल्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजू जी, हिंदी बेल्ट के अलावा उन दोनों राज्यों की भी मैं चर्चा कर दूं। मिजोरम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी प्रश्नांकित हो गई है, और संघ ने जिस तरह से वहां पर मणिपुर में उसको जलने दिया, उसमें भागीदारी उसकी रही। अब ये तो रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें कोई वो कहने की बात नहीं। तो एक तरह से मोहन भागवत का वो बयान अपने बचाव में था, और ये कह देना, और ये तो उनकी पुरानी रणनीति है कि साहब विदेशी ताकतों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा, तो आप क्या घासलेट लेने गए थे? मोदी जी क्या कर रहे हैं 9 साल से पिछले? तो दरअसल वो सिर्फ मणिपुर और मिजोरम तक मामला सीमित नहीं है, समूचा नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होने के लिए बेताब है। असम में उनके वो जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। तेलंगाना को अगर आप देखें, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझ लिया राजीव जी कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को आसान जीत मिल जाएगी, इसीलिए अब विड्रॉ कर लिया उसने अपने आप को, और वहां मुकाबला केवल बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जो वहां की लोकल लीडरशिप है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और वहां पर पलड़ा भारी कांग्रेस पार्टी का है। अब 3 राज्यों की बात, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जिसको राजेंद्र यादव गोबर पट्टी कहा करते थे, वो सारे अंधभक्त यहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनका भी तो थोड़ा बहुत मानस है जो थोड़ा जिंदा बचा हुआ था। वो महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद दम घुटने लगा ना उनका। कितने दिन तक वो जो अफीम है चाटेंगे, कब तक चाटेंगे? कुछ तो परमानेंट है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जब हालात ऐसे हो कि हर घर में एक बेरोजगार बेटा या बेटी बैठी हो और बाप पुरानी पेंशन के लिए तरस रहा हो, गरीबों का आलम क्या है? 5 किलो आपने राशन में लगा दिया, दलितों पर, आदिवासियों का लगातार अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है। महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अभी जो आपने रावण दिखाया था ना मोदी जी वाला, उस पर लिखा हुआ था कि नारियों का उत्पीड़न करने वाला। अब मुझे तो वो याद आ रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उसी पार्लियामेंट में बैठ करके अट्टहास कर रहा था, और मोदी जी वो नारी शक्ति बंधन को लेकर के वो बहस कर रहे थे, वहां बात कर रहे थे। अजीब, आपको मजाक नहीं लगता है?
और क्या बीजेपी आरएसएस ने इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? आप अपने झूठ से एक आध बार तो छल सकते हैं, लेकिन इस देश के लोगों का विवेक ऐसा नहीं है कि बार बार आपके झूठ पर भरोसा कर ले। इस देश के लोग बड़े भोले भी हैं, लेकिन जब अपने पर आते हैं तो फिर आईना नहीं दिखाते हैं, वो सीधा सैल्यूट करते हैं। तो वो वक्त आ गया है और लोग उसके इंतजार में बैठे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। जो जूतम पैजार हो रही है बीजेपी के नेताओं के समर्थकों के बीच, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। भूपेंद्र यादव से लेकर के जयविलास पैलेस में आप देखिए, वहां सिंधिया जी क्या कर रहे हैं, राजस्थान में राजसमंद में देखिए, और वसुंधरा राजे को दरकिनार करके मोदी जी को क्या लगता है? गए तो थे कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे करके 19 बड़ी रैलियां, 6 रोड शो और तमाशा, टाई टाई फिश। लोगों ने दिखा दिया ना कि साहब मोदी जी यहां नहीं चलेगा। तो वही हालत अब राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस जितना संगठित होकर के चुनाव लड़ रही है, मतभेद भले ही हो लेकिन कहीं कोई मनभेद नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच, या छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच, ये चीज नहीं दिख। संयुक्त होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस शायद कई वर्षों के बाद पहली बार इस तरह से चुनाव मैदान में है, और यही वजह है कि मोदी जी और उनके छत्रपों के पसीने छूट रहे हैं, छक्के छूटे हुए हैं कि कैसे बचाएं, कम से कम इज्जत ही बचे, वरना इस बार डूबे तो 24 में क्या होगा। ये हालात है उत्तर भारत के भी, और यही वजह है कि मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, और ये बोलाबाली चलती रहेगी। लोग बैठे हैं खामोश, उन्हें इंतजार है वो बटन दबाने का। जी राजीव जी बिल्कुल, लोग खामोश हैं, इंतजार बटन दबाने का। क्या चीज, कौन सा बटन? चुनाव का, यानी कि वोटिंग मशीन, ईवीएम। जाइए वोट दे के आइए, जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग हो, और ज़रूर दीजिए, लेकिन उससे पहले उस सूची में आपका नाम है कि नहीं, आप वोटर हैं या नहीं, ये भी ज़रूर इसकी तहकीकात कर लीजिए, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू पे चर्चा यहाँ हो रही है, और उसमें भी कि क्या मोदी जी, चूंकि कर्नाटक के चुनाव, उसका जिक्र कर रहे थे अभी प्रोफेसर रविकांत जी, कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम पे पूरा का पूरा चुनाव लड़ा। पहले येदियुरप्पा की बात आई, आप देखिए वो तमाम घटनाक्रम को हम यहां दोबारा रिपीट करना नहीं चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद से ये 5 राज्यों का चुनाव, कर्नाटक हार के बाद 5 राज्यों का चुनाव है, और जिसमें भी कहा जा रहा है कि यहां शायद ही कोई राज्य बीजेपी जीत पाए। लेकिन इन तमाम राज्यों में भी बीजेपी मोदी जी को ही चेहरा बना करके चुनाव लड़ रही है, और यहां अगर हार मिलती है तो फिर आगे क्या कुछ, या मोदी जी का चेहरा किनारे रख करके नड्डा साहब का चेहरा जो अभी दिखाया जा रहा है वही चलता रहेगा। और लोग, यहां की जनता जो है, क्या वो सब कुछ समझती है, नहीं समझती, या समझती है? क्या वो जान नहीं रही है कि मोदी जी का चेहरा भी अब काम नहीं कर रहा है? डॉक्टर दीपक पाचपोर। राजू जी, आपकी आवाज बहुत कम है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो मेकआउट कर सका हूं उसके आधार पर मैं जवाब दूं। अगर मैं इररिलेवेंट होता जाऊं तो कृपया मुझे बताइएगा। देखिए, मोदी जी का, हमने पिछले लगभग 60-70 सालों का जो हमारा जो चुनावी इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास है या संसदीय इतिहास है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना स्वार्थी नेता कभी नहीं हुआ जिसके पास केवल एकमात्र उद्देश्य है अपना पद बचाकर रखना और अपने चुनाव जीतते जाना। जितने भी चुनाव देश में होते हैं वो चाहते हैं कि केवल मेरा ही चेहरा है। कोई भी सरकारी उपक्रम का कोई भी काम हो, केवल वो अपना ही चेहरा चाहते हैं। कहीं पर कोई भी काम हो, मोदी जी अपना ही चेहरा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इस प्रकार का व्यवहार अपनी पार्टी के साथ और अपनी सरकार के साथ किया हो। यहां तक कि एक उदाहरण के लिए बताऊं कि रेल मंत्रालय के भी कुछ काम होते हैं तो उसमें रेल मंत्री दिखाई नहीं देते। खिलाड़ियों का अगर कहीं पर स्वागत हो रहा तो वहां पर खिलाड़ियों का फोटो नहीं रहता, केवल मोदी जी का फोटो रहता है। ऐसे वक्त में ऐसा मुझे लगता है कि मोदी जी की चिंता जो है ये 5 राज्यों के चुनाव है ही नहीं, ये उनसे ज्यादा चिंता शायद हम लोग कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
शायद मोदी जी एकमात्र उनका लक्ष्य है कि राज्यों में चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई बात नहीं, 2024 का जो मेरा चुनाव है वो ठीक ठाक निकलना चाहिए। अगर वो जरूरत नहीं रहती तो शायद मोदी जी जो है इन राज्यों में भी तो शायद पलट के भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें आधार तो यहीं से बनाना है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि इन राज्यों में वो आए। लेकिन अपना चेहरा अगर वो अब देना भी चाहे तो अब लोग उनका चेहरा लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी यहाँ पर जितने भी पांचों के पांचों राज्य हैं वो नहीं चाहते कि मोदी जी जो है अपना चेहरा हमें प्रदान करें, वो अपने अपने स्तर पर ही वो अपना काम कर लेंगे। देखिए, कुछ समय पहले तक जब तक होता था, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ में कभी कोई मनमुटाव होता था तो हम अक्सर एक बात देखते थे, वहां पर शीर्ष नेतृत्व का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण महासचिव या कोई प्रभारी वो तत्काल फ्लाइट से आता था, वहां बैठ के सब लोग को बैठाता था, समझाता था। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिल्ली से आता दिखा? मुझे तो कम से कम कोई नहीं दिखा है। राजस्थान में जाके वहां पे तमाम धड़ों को बैठा के आपस में बात कराई, उससे किसी ने नहीं कराई। मोदी जी ने सब राज्यों को अपने अपने हालत पे छोड़ दिया है। जो लड़ रहे हैं, जो झगड़ रहे हैं, उनका ये मानना है कि वो आपस में लड़ झगड़ के जिस तरीके से आप अपनी सीटें बचा सकते हैं आप बचाइए, ये आपके हाथ में है। एक तरह से जो पायलट है वो अपना जंप करके बाहर निकल गया है, अब हवाई जहाज में जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी जान खुद बचा लें, इस तरीके का वो व्यवहार है। दूसरी बात, जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री जो है जोरामथंगा, उन्होंने जो कहा कि मैं इनके साथ मंच शेयर नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है लोगों को। राजीव जी, आने वाले समय में आप देख लीजिए, इन 5 राज्यों के बाद जब 2024 का चुनाव आएगा तो तमाम बड़े नेता कहेंगे कि आप हमारे इलाके में मत आइए, हम अपने आप चुनाव जीत लेंगे। ये होने जा रहा है क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी जो है, जो कभी एसेट हुआ करते थे, आज वो लायबिलिटी बन गए हैं और वो बहुत तेजी से लायबिलिटी बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब एक ही बात अब रह गई है कि कोई खुली बगावत जो है उनके खिलाफ जो है वो होगी कि नहीं होगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन जो है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है उससे कहीं बढ़कर जो है वो मोदी जी की है, और वो साफ नजर आ रहा है। खड़गे साहब का ये जो विश्वास है कि 5-0 से जीतेंगे, वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। और लगभग सारा देश कम से कम आज की स्थिति में ये मान रहा है कि कांग्रेस ही जो है वो लड़ रही है। और अब तो कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस से बाकी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी हो। यहां पे आप छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए या फिर तेलंगाना जाइए, यहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदी अब कांग्रेस है, बाकी जो है वो डिफेंडर्स हो गए हैं, या बाकी जो है वो किसी तरीके से अपनी सीटें बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्रेव होगी और गंभीर होगी, और उसमें मोदी किस तरीके से पार्टी को बचा के ले जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की चिंता उन्हें कम है, खुद की चिंता ज्यादा है, तो बीच का कैसा रास्ता निकालते हैं वो देखने वाली बात होगी। मैं नहीं जानता कि मेरा जो जवाब है उसमें आपकी कही कितनी बातें आ गई, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही थी राजीव जी। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे। जो बातें हम यहां कर रहे हैं उन्हीं बातों के इर्द गिर्द अपनी बात आप रख रहे हैं। आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं कि यहां पर जो रणनीति है और उसमें भी देखिए हम जो बात कर रहे हैं, क्या कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या कुछ कहा मोहन भागवत ने, क्या कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है, मोदी जी कितनी बार किस राज्य में जा रहे हैं, इन तमाम मसलों पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है कि ये चुनाव और इसके बाद के चुनाव, यानी कि आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसकी तैयारियां मोदी जी और उनकी टीम भी कर रही होगी। और अभी तक 2014 से लेकर के और आज 2023 लगभग 9-9.5 साल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों की रणनीतियों पर चर्चा खूब हुई है। आज की तारीख में जो ये 5 राज्यों के चुनाव, इसके आगे के चुनाव हैं, इसमें आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही हैं, कितने कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, कितने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरियस दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, और क्या यहां अगर हार मिलती है, अगर 4-1 से भी हार जाते हैं, 3-2 से भी हार जाते हैं, या 5-0 तो बहुत बड़ी बात है, उससे हार जाते हैं, तो यहां से अपलिफ्ट करना कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, और नरेंद्र मोदी के नाम पर आगे बढ़ना कितना मुश्किल होगा, यह जरा बताइए।
मैं शुरू करता हूं कि एक आदमी जो देश के बाहर भी जाकर दूसरे देश में किसी के लिए वोट मांग सकता है, वो आदमी पिछले 6 साल से मिजोरम नहीं गया है। मेरे ध्यान में जहां तक है 2017 के बाद से मोदी जी मिजोरम का कोई दौरा नहीं किया। अब वो जाना भी चाहते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री मना कर रहा है। उनको मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है ऑफिशियली कि मणिपुर में लगभग 250 चर्च जलाए गए। जो पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर ही राजनीति करती है, उसको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उनके पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनावी राज्यों में कहता घूम रहा है कि हमें 10 वर्षों तक मियां वोटों की जरूरत नहीं है, हम बिना उसके भी चुनाव जीत सकते हैं। तो उनके बाजू वाले मुख्यमंत्री को ये बात कितना असर कर रही होगी, इस बात का अंदाजा जोरामथंगा के बयान से लगता है। जी। आपने पूछा इन 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद की रिजल्ट के क्या बात है, तो अभी तो रिजल्ट आए नहीं है राजीव जी। उसके पहले ही पूरा का पूरा कुनबा टूटे पड़ रहा है। सबसे बड़ा पदाधिकारी उनकी पार्टी का, उनके संगठन का, वही सवाल करने लगा है कि अशांति का परिचायक कौन है। तो अशांति का परिचायक तो आप हैं, उन्होंने बता दिया है। और ये 5 राज्य अगर हम हार जाते हैं तो आपके नेतृत्व में मई में इलेक्शन में जाना बहुत आसान नहीं होगा। खोने के लिए सिर्फ आपके पास बचा है, पूरा देश आप खो चुके हैं। सिर्फ एक हिंदी पट्टी बची है और हिंदी पट्टी में भी गुजरात और उत्तर प्रदेश 2 ही एक ऐसे राज्य हैं जहां पर आप पूरी तरह से काबिज है। बाकी जगह तो आप या तो सहारे से काबिज है या झूठ या फरेब की राजनीति के तहत बनाई हुई सरकार के तहत काबिज है। आज जो चीज जोरामथंगा ने कही है, हो सकता है वो कल एकनाथ शिंदे भी कहना शुरू कर दें कि भाई साहब आप अपनी पार्टी के मंचों पर तो जाइए, शिवसेना के मंच पर मत आइएगा, नहीं तो पता नहीं महाराष्ट्र में मेरा क्या होगा। तो ये आदमी इस कदर असफल होता चला जा रहा है कि इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को दामाद बोलना पड़ रहा है। और इसने यह भी बता दिया है कि काशी का विकास जो हुआ है वो सिंधिया जी ने करवाया है, उन्होंने नहीं कराया। इसका मतलब साफ है कि उनको अपनी तस्वीर भी नजर आने लग गई है कि वो कितने बड़े गंगा पुत्र हैं। आपने मुझसे पिछले बार अभी भी सवाल किया था कि वो गंगा पुत्र का क्या हुआ, तो गंगा पुत्र ने तो मान लिया है कि काशी में जितना काम हुआ है वो सिंधिया जी के पैसे से हुआ है और सिंधिया जी उनके दामाद हैं। इसका असर शिवराज सिंह के ऊपर क्या पड़ रहा होगा वो भी जान रहे होंगे कि दामाद की सरकार बनेगी कि मेरी बनेगी, मामा रहेगा कि दामाद रहेगा। तो सारी जगह उथल पुथल मची हुई है। आप जो सारे लोग कह रहे हैं कि अब चेहरा, जिस चेहरे पर नाज किया करती थी बीजेपी, कि इस चेहरे को सामने रख देंगे तो वोट चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। वो चुंबक खत्म हो गया है, उसका चुंबकीय आकर्षण खत्म हो गया है। उनकी नफरत की काट की हांडी फूंक चुकी है और जो प्रेम की सिंचाई इस देश में हो रही है केरोसिन पर, उसका असर इतना ज्यादा है कि अब तो बिना किसी बीज डाले ही फसल लहलहाने लगी है। लोगों को अनुमान होने लगा है कि बहुत बुरी तरह जीत रहे हैं वो लोग जो प्रेम के साथ थे। और देश का संप्रदायवाद यह समझ चुका है कि अगर आग लगेगी तो हमारा घर भी जलेगा और हम बहुत सुखी नहीं रहेंगे। ये उन भूखे पेटों की आग है जो आपको हंगर इंडेक्स पर रोज नीचे की तरफ ले जा रही है, जबकि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देने की बात कर रहे हैं। अगर आप खाना नहीं देते तो शायद हमारी स्थिति क्या होती, ये सारी बात लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए अगर अपने आप को बचाना है तो इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। यह बात शीर्ष नेतृत्व भी समझ गया है, उनके राज्य भी समझ गए हैं और मतदाता के सामने तो एकदम खुला खेल है। और इसका रिजल्ट आपको 3 तारीख को दिख जाएगा। और रही बात आने वाले 9 महीने की, उसके बाद उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी कैंडिडेट अपने स्टार प्रचारक के रूप में मोदी जी को बुलाना चाहेगा जो लोकसभा में जीतना चाहता हो। इसलिए ये बात मोदी जी को भी समझ जानी चाहिए और उन्हें बहुत आराम से धोनी की तरह अपनी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ताकि शीर्ष पर रहते हुए आप अगर रिटायर रह गए तो आगे आपका सम्मान बचा रहे। नहीं तो अगर आप हार के रिटायर होंगे तो आपका नाम लेवा नहीं बचेगा इस देश में। राजीव जी। जी
जी, बहुत बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ मोदी जी स्टार प्रचारक के रूप में, अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव हर जगह जो स्टार प्रचारकों की बीजेपी की तरफ से लिस्ट आई है उसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, और आप सब जानते हैं कि ये चुनाव भी मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या राजस्थान हो, तेलंगाना या मिजोरम हो, हर जगह पे, और खासकर हिंदी पट्टी में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसीलिए यहां पर तो बहुत ज्यादा, यानी इन 3 राज्यों में बहुत ज्यादा नजरें प्रधानमंत्री के ऊपर टिकी हुई हैं। स्टार प्रचारक अगर चुनाव हार जाते हैं, एक चुनाव पहले हार चुके हैं, कर्नाटक का चुनाव, उससे पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कर्नाटक का चुनाव एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में उससे पहले इन लोगों ने जैसे यहां करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बजरंग बली की बात लेकर के आए वो सामने, और चुनाव वाले दिन भी अपील करते वक्त और उससे पहले भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी। अब यहां स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि अगर स्टार प्रचारक ये चुनाव मतलब बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो फिर मोदी जी का चेहरा कहां दिखाई देता है? इसके बाद 2024 का चुनाव कितना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, आपका नजरिया? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रिकनेक्ट करना पड़ेगा स्वामी जी को। तब तक का आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आप सवाल सुन रहे होंगे। सवाल यही है कि अगर ये चुनाव भी हार जाते हैं, 5 राज्यों के चुनाव में से एक आध में जीत गई बीजेपी, एक आध में अगर जीत गई बीजेपी, उसके बाद भी एक स्टार प्रचारक जिसके नाम की तूती बोलती थी, जिसके नाम पर बीजेपी जो है वो हर चुनाव जीतने की कोशिश करता रहा, मैक्सिमम चुनाव बीजेपी जीत करके, बीजेपी के लोग कोशिश करते रहे और बीजेपी जीतती हुई आई, अब वो चुनाव जीत नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो प्रोफेसर रविकांत जी, 2024 का चुनाव कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए राजू जी, आपने कहा कि एक आध चुनाव हो सकता है जीत जाए, लेकिन सूरत हाल तो ये नहीं कहते। और इसमें अगर नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे को आगे कर दिया, हालांकि वो पीछे कर चुके हैं, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा कि कमल है हमारा प्रत्याशी, हमारा सारा निशान कमल है, तो अब वो कमल के पर जाकर के वो ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। खुद ऑर्गेनाइजर ये लिख चुका है कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार अपनी पार्टी के भीतर जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी सबसे ज्यादा इस समय पार्टी पर बोझ बन गए, और देश को तो वो ले डूबे ही, वो भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबेंगे जब तक वो विदा होंगे। उन्होंने जितने भी क्षेत्रीय छत्रप थे, रमन सिंह के साथ क्या किया, शिवराज चौहान के साथ क्या किया, वसुंधरा राजे के साथ क्या किया, येदियुरप्पा के साथ क्या किया था उन्होंने, तो अब बचा कौन? उनके सामने सारे लोग झुकते रहे, 90 डिग्री सैल्यूट उनको करते रहे, उनको केवल ऐसे लोग पसंद है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी अगवानी करता है, यह हालत हो गई भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल हार जाते हैं अगर नरेंद्र मोदी, तो फिर फाइनल में कोई भी गेम चेंजर उनके पास नहीं होगा, कोई तुरुप का इक्का नहीं काम करने वाला है। और अभी से नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है एक बेहद अविश्वसनीय किस्म के नेता की, वो झूठ बोलने वाले, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, अब दुनिया भर के तमाम पत्रकार कहते हैं इस बात को। और लगातार जिस तरह, हाँ ये जरूर है कि अभी वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है कि आर्म्स फोर्स का वो इस्तेमाल करें, इससे वो अपनी छवि को और गिराएंगे। और कहीं खुदा ना खास्ता जो आर्मी है या जो सैनिक हैं, उन्होंने अगर कहीं मना कर दिया, बोल दिया कि ये काम हम नहीं करेंगे, और करना भी चाहिए, ये सेना की गरिमा का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। वो क्या साबुन की टिकिया बेचने वाले एजेंट बन जाएंगे मोदी जी के खातिर, या जो ब्यूरोक्रेसी है वो रथ हाँकने वाले बन जाएंगे? ये अगर उनके भीतर कहीं वो पौरुष जाग गया, कहीं उनके भीतर की आत्मा अगर जिंदा होगी, तो नरेंद्र मोदी कहां मुंह दिखाएंगे।
और वो कैसे फिर लोकसभा चुनाव में सामना करेंगे। हालात तो यही है राजू, मोदी जी के सामने मोदी जी को सब्जबाग दिखाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। गोदी मीडिया के हर पत्रकार बैठा होगा, नहीं प्रभु बस आप ही दर्शन देंगे, कोई नहीं है यहां। इन हालातों में वो डुबोने, अभी हो सकता है अक्षय कुमार भी आ जाए, रुबिका लियाकत भी कहे कि आप क्या क्या खाते हैं, ये कहां से इतनी ताकत आती है। और आजकल जो मीम्स बन रहे हैं बड़े मजेदार। तो हालात तो यही है, जनता तो आप केवल मीम्स पसंद कर रही है मोदी जी के, वो G20 वाले कुछ ला करके, और कुछ घटनाएं भी ऐसी हो रही है कि लोग उसमें भी इंजॉय कर रहे हैं। खैर मैं उनको कहना नहीं चाहता। तो हालात तो यही है, तो कैसे वो जाएंगे, कैसे सामना करेंगे, ये सवाल तो है, सबके जहन में ये सवाल है। जी, सबके जहन में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। सवाल वही है कि क्या मोदी जी अगर ये चुनाव, पांचों राज्यों के चुनाव में से, चलिए जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि सारे चुनाव हार जाते हैं, कर्नाटक का चुनाव हार चुके, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार चुके, उनके चेहरे पर ये तमाम राज्यों के चुनाव लड़े गए और ये चुनाव भी हार जाते हैं, तो फिर 2024 कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए राजीव जी, पहला तो मेरा निवेदन आपसे है, अगर शब्द का उपयोग ना करें। देखिए मुझे इस देश की प्रेम और जो एकता है उस पर पूरा विश्वास है, भारत की जनता के विवेक पर मुझे पूरा विश्वास है। अगर शब्द नहीं होगा, दशहरा बनेगा 3 दिसंबर को और मई 2024 में फिर बनेगा। एक आपके दर्शक जानना चाह रहे थे राजीव जी, मैं उनकी टिप्पणी देख रहा था कि स्वामी जी से पूछिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। 150 सीट मिलेंगी ±5, नोट करके रख लीजिए, 3 दिसंबर को इसको टैली करेंगे। तीसरी बात आप ये देखिए, जो ये पूरा आडंबर बनाया गया है, आज के तारीख में मोदी जी एक प्रकार की लायबिलिटी न केवल देश के लिए हो गए हैं, पूरी बीजेपी के लिए हो गए हैं। और अभी आप देखिए, अभी चुनाव को पास आने दीजिए, हर प्रदेश से ही आवाज उठेगी, पंकजा मुंडे 1-2 दिन के अंदर बीजेपी छोड़ने वाली हैं। और पंकजा मुंडे को आप जानते हैं कितनी बड़ी नेत्री हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कितना बड़ा हस्तक्षेप है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये सभी प्रदेशों के अंदर, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश, एक क्षेत्र की घटना है, ये नॉर्थ ईस्ट की भी घटना है, ये मध्य भारत की भी घटना है, हर जगह की घटना। एक चीज और राजीव जी, मेरे सूत्र बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है, बाकी आपके और आपके दर्शक इसकी पुष्टि करें। एक बार आप ही ने बताया था कि मोदी जी ने बताया था कि चेतक की मां गुजराती थी। मेरे सूत्र बताते हैं कि चेतक के पिता सेकुलर थे। तो इसलिए जो पिछले 5 साल के अंदर ये एक प्रपंच फैलाया गया कि हम लोग सेकुलर नहीं, हम सेकुलर हैं। मैं देखिए राजीव जी गर्व से कहता हूं, सीना चौड़ा करके कहता हूं, मैं सेकुलर हूं। और मेरे लिए इस हिंदुस्तान के नहीं, इस ब्रह्मांड के सभी जीव एक समान हैं। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न बड़ा है, न छोटा है। हां, मैं सेकुलर हूं। और जो सेकुलर नहीं है वो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो कम्युनल हैं, और ये कम्युनल लोग पूरे विश्व में आग लगा देंगे। इसलिए हर धर्म और जाति के सेकुलर्स का ये कर्तव्य है। मैं आह्वान करता हूं आपके दर्शकों और श्रोताओं से, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का समर्थन करें, दूसरे को दुख मत आने दें। जहां कमजोर पे भीड़ आक्रमण करे उसे रोकें, चाहे आपकी जान चली जाए, जैसे जटायु की गई थी। मैं इस वृद्धावस्था में भी अपने जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। आया जाता है, उनकी रक्षा करने में अगर मेरे प्राण जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन मौत ऐसी चीज के लिए आए कि आगे वाली पीढ़ी कम से कम याद करे इस देश की जो हमारी मजबूती थी और एकता और अखंडता थी, इसको कायम करने के लिए मैंने अपनी जान दी। इसके लिए तैयार रहिए और जो देश को तोड़ रहे हैं उनका विरोध कीजिए। डरिए मत, डरो मत। जी, डरो मत का नारा बहुत बुलंद हो रहा है और सब अपनी तरफ से डरो मत के नारे को बुलंद कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए चुनाव की बात? अगर यहां हटा दे रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं
और अगर हटा भी दें तब भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी रणनीति, उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए क्योंकि आज मोहन भागवत ने सीधा सीधा उनके ऊपर उंगली उठाई है और उनकी सरकार पर उंगली उठाई है और साफ साफ उनका कहना है कि मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए था। मणिपुर आने वाले समय में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, अमलिंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, मणिपुर आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बनेगा और केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरे देश में मणिपुर बड़ा मुद्दा बनेगा। पूरी दुनिया में जब मणिपुर मुद्दा बना तब भी मोदी जी खामोश रहे, कुछ नहीं बोले और ना वहां उन्होंने कुछ काम किया। अब मणिपुर मुद्दा बन रहा है और भागवत जी भी बोले हैं। देखिए, अगर भागवत जी किसी और दिन बोले होते तो मुझे लगता है उस बात का इतना महत्व नहीं होता। हालांकि भागवत जी का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए है, देश के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से भी भागवत जी की बात को अगर देखा जाए तो इसलिए महत्व हो जाता है कि दशहरे के दिन ये बात कही है। जो संघ प्रमुख का दशहरे का जो भाषण होता है वो एक तरीके से आरएसएस की बाइबल होता है कि आरएसएस की बाइबल में जो बातें कही जाती है उसको संघ प्रमुख वहां बताते हैं और साल भर का खाका जो है वो संघ प्रमुख खींच देते हैं कि संघ क्या राजनीति है। हालांकि वो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन वो शस्त्र पूजा करता है दशहरे के दिन, तो वो सांस्कृतिक संगठन शस्त्र पूजा क्यों करता है, इसमें बहस अलग से हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के विषय में जो बिना नाम लिए जो भागवत जी ने कहा है राजीव जी, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्ममंथन करने की स्थिति पैदा होगी। और अगर जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह की बातें राजनीतिक हलकों में हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है, तो अगर ये बातें सही है, ये सूचनाएं सही हैं, तो मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत जी ने इशारा दे दिया है कि ये चीजें अब अंदर और बढ़ेंगी। अब वो चुनाव जीते या हारे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संकटों में काफी ज्यादा हैं। अब वो इससे निकलना चाहते हैं, किस तरह से निकलना चाहते हैं वो उनका मसला है। देखिए, दूसरा जो प्रधानमंत्री एक काम करके आए राजीव जी, खासतौर से मध्य प्रदेश में, एक तरफ तो कह है कि वो दामाद हैं गुजरात के, सिंधिया जी गुजरात के दामाद बताया है, और 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है, गजेंद्र इंग्लैंड चले गए वरना वो बताते कि सिंधिया परिवार जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति से गायब हो गया, चुनाव में है ही नहीं। ये 25 सालों में पहली बार हो रहा है। तो जैसे मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाए, लेकिन गांधी मुक्त सरकार बना दी, मेनका गांधी को बाहर करके अपनी सरकार से, तो सिंधिया मुक्त मध्य प्रदेश कर दिया। अब वो चाहे दामाद बताते रहे, कुछ भी बताते रहे, तो मोदी जी की रणनीति क्या काम कर रही है तो मोदी जी जाने। लेकिन जिस तरीके से संघ प्रमुख ने कहा है आज, जो जिन बातों को लेकर के ध्यान दिलाया है, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसके अंदर वो संकट पैदा करने वाली है। और निश्चित तौर पे इसका चुनाव में असर पड़ेगा। और जो कहा जा रहा था कि आप संघ के कार्यकर्ता उतर पड़े हैं मैदान में और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और जी जान से जुट जाएंगे, मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने वहां से स्वयं सेवकों को इशारा दे दिया है कि इस चुनाव में जुटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और चूंकि संघ का जो खुफिया तंत्र है वो उसकी सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, अंदरूनी सूचनाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं है कि नहीं है, भागवत जी जानेंगे, स्वयं सेवक जानेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये सूचना जो है निचले स्तर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस को काम नहीं करना है। और मध्य प्रदेश में तो पार्टी बन चुकी है आरएसएस प्रचारकों की लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जो मैदान में उतर रहे हैं सब। तो ये सारी चीजें राजीव निश्चित तौर पर इशारा कर रही कि आज मोहन भागवत ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो स्वयं सेवकों के कान में मंत्र फूंक दिया है। अभी कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, ये आने वाला समय बताएगा राजीव। जी जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आरएसएस का कितना रोल होता है, कैसे देखते हैं आप चुनाव में? देखिए, आरएसएस अपने आप को कहता तो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आज उसने ये भी कहा, माने मोहन भागवत ने, कि वोट समझदारी के साथ दें, लोग भरमाएंगे लेकिन उसमें नहीं पड़ना है। अब ये किस तरफ इशारा था? क्या मैं ये मानूं जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयंसेवकों की तरफ और इस देश के लोगों की तरफ कह दिया है कि आपको लोग भरमाएंगे, प्रभावित करेंगे? तो मोदी जी तो 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने हो सकता है कि लोगों को कह दिया हो कि झूठ के जाल में नहीं फंसना है। तो ये तो लोगों को समझना है, आरएसएस उनके समर्थकों को समझना है कि मोहन भागवत की बात को, इस बात को माना जाए कि ना माना जाए। लेकिन आरएसएस
बीजेपी की बुनियाद में रहा, माहौल तैयार करता है, नैरेटिव बनाता है। लेकिन हालात ये है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी किनारे लगा दिया और नरेंद्र मोदी बीजेपी से ही ऊपर नहीं हो गए, आरएसएस से भी ऊपर हो गए। तो ऐसे में अब यह सवाल जरूर उठता है कि आरएसएस कितनी मदद करेगा, जैसे पिछले चुनावों में वो करता रहा है। नो डाउट कि उसकी भूमिका दर से लेकर के और प्रचार तक होती है, बड़ी भूमिका होती है आरएसएस की। और अगर वो नरेंद्र मोदी से अपना हाथ खींचता, अपना दामन खींचता है, अभी सुगबुगाहट आ रही है, कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह में से किसी एक को आगे किया जा सकता है। तो आरएसएस अपनी नई भूमिका को भी तलाश कर रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी बताया कि वहां पे एक और पार्टी बन रही है आरएसएस की। तो जाहिर तौर पर आरएसएस ने खुल करके 4 बार प्रतिबंध लगा, गांधी जी की हत्या के आरोप भी लगे, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार कांग्रेस पार्टी को हटाने में, चाहे वो जेपी का मूवमेंट रहा हो या अन्ना का आंदोलन रहा हो, वो पीछे रही है। और बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में भी बड़ी भूमिका उसकी रही है। और मुझे लगता है कि ये तो बेहतर हुआ कि आरएसएस जो अपना मुंह ढके हुए था, जो चेहरा ढके हुए था, वो पर्दाफाश हो गया है कि असल में आप हैं क्या। आप सांस्कृतिक संगठन है या पूरा राजनीति आप कर रहे हैं, सत्ता पर नियंत्रण आप स्थापित कर रहे हैं। अब इस देश की जनता ने वो भी देख लिया है कि जो नैतिकता की बात करते थे, जो सेवा की बात करते थे, वो कोरोना काल में कहां थे, मणिपुर में कहां थे जब मणिपुर चल रहा था। ये भी अब लोगों को समझ में आने लगा है। तो आरएसएस अब उतना विश्वसनीय और उतना जो उसकी इमेज रही है वो अब लोगों में नहीं, वो भी नहीं बची है। लेकिन जो उनके 70-80 लाख का जो पूरा संगठन है, वो भी इस बार अगर हाथ खींचता है तो फिर मोदी जी का क्या होगा, ये तो सवाल है ही। क्या झटके पे झटका मोदी जी को मिल रहा है? आरएसएस अगर हाथ खींच लेता है तो क्या आरएसएस हाथ खींच चुका है? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या ऐसा लगता है कि आरएसएस हाथ खींच चुका है? इसलिए यह सवाल कर रहा हूं क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद देखिए आरएसएस का मुखपत्र, उसमें क्या छपा था, मोदी जी के चेहरे पर अब वोट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सेंटेंस उसमें था, छोटी मोटी बात नहीं थी। तो यह पहले बताया गया और एक आगाह कराने की कोशिश हुई, ये अलार्मिंग था। लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं अभी तक जो कुछ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? राजू जी देखिए, एक समय था, मुझे ऐसा लगता है, जब आरएसएस इतना प्रभावशाली होता था कि वो किसी भी उम्मीदवार के पीछे अपनी ताकत लगाता था, वो जीत जाता था। मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूं, रायपुर के नजदीकी दुर्ग जो शहर है, दुर्ग में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वहां पे डॉक्टर शिव तमेर को अचानक रातों रात उतारा गया, इस्तीफा दिलाकर भिलाई स्टील प्लांट के मेडिकल डायरेक्टर से। और संघ ने केवल एक आदेश दिया कि ये अपना आदमी है, इसको हर हाल में जिताना है। नितांत अराजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन वो महापौर के चुनाव में लड़े और उसको जिता दिया। लेकिन अब जो है आरएसएस एक कमजोर किस्म की संस्था है, अपने आप में कमजोर है। लंबे समय से मैं उसकी कोई बहुत शाखाएं नहीं देख रहा हूं कि कहीं पहले, कुछ समय तक पहले ऐसा था कि बहुत जगह जगह शाखाएं लगती थी। अब उनका जो संघ का जिसको ये पथ संचलन वगैरह कहते हैं, वो केवल विजयादशमी के दिन दिखता है। वो भी इसलिए कि वो बहुत आवश्यक हो गया है। और दूसरा जो गुरु दक्षिणा देने वाला जो दिन है, शायद बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका एक कार्यक्रम होता है। इन 2 कार्यक्रमों के अलावा उनकी बड़ी उपस्थिति नहीं दिखती। कई बार ऐसा होता था, मैं जिस समय उस्मानाबाद और लातूर में भूकंप आए थे तो मैं कवर करने गया था, वहां आरएसएस के बहुत बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे, उन्होंने काम किया था। लेकिन अभी पिछले समय से हम बहुत सारी ऐसी आपदाएं देख रहे हैं, उसमें संघ के कार्यकर्ता हमें काम करते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ समय देख लीजिए, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, पिछले कुछ और जो ये जिसका मणिपुर का जिक्र किया गया, मणिपुर में आज भी सैकड़ों लोग जो है घरों के बाहर हैं, शिविरों में हैं। यहां तक कि आप सोचिए कि दिल्ली में, जोधपुर में कई जगह जहां कश्मीरी पंडितों को रखा गया है, उन शिविरों में भी कहीं पर नजर नहीं आते आरएसएस के लोग कि उनकी वो सेवा कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो।
अभी उनका टारगेट जो है, उनका सबसे ज्यादा उनकी सक्रियता आपको कहीं दिखेगी तो आदिवासी क्षेत्रों में दिखेगी। और वहां पर इसलिए दिखे क्योंकि वहां पर वो उस मुद्दे को बनाना चाहते हैं कि वहां पे आदिवासियों का कन्वर्शन जो है वो ईसाई मिशनरीज कर रहे हैं। ईसाई मिशनरीज निश्चित रूप से बहुत जगह ऐसे सक्रिय है सेवा को लेकर, हमारे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कई जगह पे पूरे देश में उनका बहुत ही अनुकरणीय काम है। तो वहां पर उनके लिए एक जमीन है कि जहां पर वो इस धर्मांतरण को लेकर वो कुछ मुद्दा उठा सके, वहां पर आपको थोड़े बहुत सक्रिय दिखेंगे। लेकिन जहां तक इसकी बात है, मणिपुर जैसी चीजें जो होती हैं वहां पर तो आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं दिखते, न सेवा करते दिखते हैं। तो सवाल अब ये है कि अब वो क्या सपोर्ट खींच लेंगे। अब देखिए, मोदी जी ने अपना सपोर्ट सिस्टम अपने आप तैयार कर लिया है, जो आरएसएस के भी बाहर है, भारतीय जनता पार्टी के भी बाहर है, उनका अपना सपोर्ट सिस्टम है। उनके पास अपने जो सांसद चुन के आएंगे वो उनके अपने आएंगे। उन्हें बिल्कुल जरूरत अब नहीं रहेगी है कि मोदी जी जो है ऐसे लोगों को नहीं चाहते कि जिनकी रिकमेंडेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करे या आरएसएस के लोग रिकमेंड करें। नहीं, अब मोदी जी की चलती है। देखिए, पुराने समय में कोई भी प्रधानमंत्री होता था तो वो 2 जगह जरूर जाता था अपनी रिपोर्ट करने। एक, संगठन के अध्यक्ष को, कांग्रेस का अध्यक्ष जो होता था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रिपोर्ट करते थे और राष्ट्रपति को भी। ये तमाम लोगों ने किया। लेकिन यानी आप एक और उदाहरण ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का, इनकी पार्टी का, वो भी लालकृष्ण आडवाणी को बाकायदे रिपोर्ट करते थे और राष्ट्रपति के भी पास जाते थे। लेकिन मोदी जी जो है न तो राष्ट्रपति भवन में जाकर रिपोर्ट करते हैं, न तो नड्डा जी को रिपोर्ट करते हैं, और उनको जो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है वो थी कि जाकर नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां जाकर कामों की रिपोर्ट दे। वो कहीं भी नहीं जाते। तो देखिए, मोदी जी के बारे में आप चाहे जितनी भी चीजें समझ ले कि हमें लगे कि शायद वो नासमझ है, तो ऐसा नहीं है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास है और वो जानते हैं कि मैं आरएसएस के बिना काम कर लूंगा। अब देखना यह है कि आरएसएस के बिना अगर वो काम करते हैं तो वाकई वो 2024 का चुनाव जीत सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे, ये देखने की वाली बात है। लेकिन एक लड़ाई जो मोदी बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं, तो उनकी एक लड़ाई जो है वो आरएसएस के भी साथ है। उन्हें भी आरएसएस से मुक्त होना है और आरएसएस अब समझ गई है कि ज्यादा खतरा तो हमें है, हमें मोदी जी से निजात मिले तो कहीं हम अपना काम आगे बढ़ाएं। राजू जी। जी बिल्कुल। आरएसएस पर विश्लेषण और समझने की कोशिश इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी के पीछे आरएसएस का हाथ है, बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में आरएसएस का हाथ है। कई बार आरएसएस वाले जो हैं वो कांग्रेस का साथ देते नजर आए हैं। ये तमाम बातें होती रही हैं और जैसा बता रहे थे आप लोगों में से किसी ने बताया भी कि आज की तारीख में अगर मतलब आज विजयादशमी के दिन जब मोहन भागवत भाषण देते हैं तो कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो बाइबल की तरह है। लेकिन क्या ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने की हैं? चुनाव अपने हिसाब से और जनता जो है वो अपने हिसाब से चुनाव में जीत और हार तय करती है। एक बड़ा सवाल है, इस सवाल के बारे में गंभीरता से सोचिएगा। आना चाहता हूं एक बार फिर से जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त करूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कैसे देखते हैं जनमत की, अगर हम बात करें, जनता की बात करें, तो उसमें कैसे देखा जाए? प्रचारक आते जाते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस कितना करते हैं? आज की तारीख में मोदी जी कितना इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी इसलिए इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं क्योंकि देश का जो हमारी मिजाज है, 80% लोगों के पास ये मैसेज चला गया है कि हमें मोहब्बत से मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहना है। देखिए, हमारे देश के कम से कम 15% लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके बच्चे क्रिश्चियन और मुसलमान देशों में रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है विश्व के अंदर कोई एग्जिस्टेंस हो। अगर हम क्रिश्चियन और मुसलमानों के साथ भेदभाव करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। इसलिए अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आवश्यक है कि हम सभी धर्म और जाति के लोगों को बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी भेदभाव के, गुण और दोष के आधार पर उनका वर्गीकरण करें, जिससे हमारे बच्चे भी दूसरे देशों में, और जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर घृणा फैलाते हैं, इनके 99% लोगों के बच्चे क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रहते हैं। एक बहुत बड़े नेता के बहुत संस्कारी बेटे ने 165 करोड़ की कोठी दुबई में खरीदी है, और जो एक बहुत बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके बेटे जो हैं
वो पाकिस्तानी नेशनल के साथ जॉइंट सेक्टर यूनिट चलाते हैं। तो देश की जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए, हित समझना चाहिए, कमजोर का साथ देना चाहिए और भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक साथी राहुल माली लिख रहे हैं, ये पूरी तरह से बकवास है। आरएसएस की पहुंच 5% लोगों तक भी नहीं है और इनके कहने पर कोई वोट नहीं करता है। और अनिल भटनागर जी लिख रहे हैं कि स्वामी जी और आपके सभी वक्ता बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया विश्लेषण होता है आपके चैनल पर। तो ये अभी जो तत्काल, चूंकि स्वामी जी आपकी बात और एक मेरी बात ये थी कि मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सचमुच आरएसएस के कहने पर लोग वोट देते हैं, तो हमारे साथी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। दुर्ग भिलाई की बात हो रही थी, इस क्लोजिंग के साथ आना चाहता हूं, चूंकि दुर्ग से ही छत्तीसगढ़ में दुर्ग और भिलाई ये दोनों बिल्कुल ट्विन सिटी की तरह है और देखा जाए तो रायपुर शहर से ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, अब तो बहुत पास है। और वहीं से जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद जी अभी बात कर भी रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, और याद कीजिए कि उस समय आरएसएस का पहले क्या होता था, आज क्या है उसकी बात। लेकिन अब चूंकि चुनाव सामने है, कोई रोल दिखाई देता है क्या आरएसएस का आपको छत्तीसगढ़ में? मेरे शहर में तो पहले भी बहुत कम था। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता की राजनीति का स्थान कभी नहीं रहा, यह बात एकदम साफ है। और जहां अगर सांप्रदायिकता को लोग पसंद नहीं करते, वहां आरएसएस हो नहीं सकता। आरएसएस वहीं होगा जहां सांप्रदायिकता हो। जैसे कहते हैं कि अगर किसी गांव में या शहर में थाना खुलवा दो तो अपराध होने लगते हैं, उसी तरह आरएसएस की शाखा खोल दो, सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है। मेरा छत्तीसगढ़ बहुत प्रेम का स्थल है, बहुत देश के दिल में रहता है। दिल की जगह पर छत्तीसगढ़ है देश के, और इस दिल में हमेशा प्रेम भरा हुआ है। इसलिए यहाँ ज्यादा आरएसएस का काम दिखता नहीं है, पहले भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिखता है। और इस बार थोड़े बहुत कुछ प्रत्याशी आरएसएस के खड़े किए गए हैं, और वो मैंने आपको बताया कि वो उन नेताओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं जिन्हें भाजपा निष्कासित कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि आरएसएस को अभी के जो वर्तमान उनके नेता हैं उन पर कोई भरोसा नहीं है। जो पहले थे, जब आरएसएस का जमाना था, उन पर अभी भी भरोसा है और उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, ऐसा वो चाहते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज दशहरा है, आरएसएस के लोग शस्त्र पूजन करते हैं और शस्त्र पूजन करके उस पर धाग लगाकर लक्ष्य भेदने की तैयारी करते हैं। आरएसएस प्रमुख ने शस्त्र पूजन करके लक्ष्य बता दिया कि लक्ष्य कहाँ है और किस लक्ष्य को वो भेदना का संधान करके अपना लक्ष्य तय कर दिया है कि इस बार वध किसका करना है। दूसरी बात, मुझे लगता है आरएसएस को जब 3-4 बड़े मुद्दे बीजेपी ने उठाए, सनातन धर्म की रक्षा वाला, इजराइल वाला, और हमारे राज्य में भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करी है, सब जब असफल हो गया, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे हम अभी पूरी चर्चा में छोड़ रहे हैं, वो ये था कि जब जातिगत जनगणना हुई और देश का सबसे बहुसंख्यक समुदाय जो है ओबीसी, उसने अपना हक और भागीदारी मांगनी शुरू करी है, तब से आरएसएस का हिंदुत्व जो है वो बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है और तिलमिलाया हुआ है। उसको मालूम है कि इस वर्ग को, जिस दिन ये वर्ग आदिवासी या दलित की तरह हिंदुत्व से अलग अपना हिस्सा मांगने लगेगा, उस दिन ये वर्ग और देश का जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक वर्ग है, ये मिल करके इनके हिंदुत्व का सत्यानाश कर देगा। इस हिंदुत्व के सत्यानाश के पीछे आरएसएस ही है और यही इसका कारण भी बन रहा है। आपने जो बीज बोया था वो प्रस्फुटित होकर फल फूलने को तैयार है। जिस जातिवाद, जिस धर्म संप्रदाय के नाम पर आप आए थे, उसी जातिवाद और उसी धर्म संप्रदाय के नाम पर आप जाएंगे। यही इस विजयादशमी का संदेश है। इस संदेश को आरएसएस के लोग निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि हमको ओबीसी का जो कटाव महसूस हो रहा है उसको कैसे समाप्त करना है, उसको कैसे भारतीयता का चोला फिर से पहनाना है और उसको कैसे ब्राह्मणवाद की राजनीति के नीचे लाना है।
राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे। और आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।